नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी सी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com को आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद है और आप इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं आप हमें थोड़ा सा डोनेशन देके या आर्थिक मदद करके। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज भी हम दरअसल बातचीत करेंगे अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में तीन चीजें ऐसी हो रही हैं जो दरअसल एक नए तरीके का शक पैदा कर रही हैं। शक ये पैदा करेंगे जितनी आसानी से अफगानिस्तान में तालिबान की फौजें काबुल तक पहुंच गई, जिसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं था, लेकिन जितनी आसानी से पहुंची तो ऐसा लग रहा है उतनी ही मुश्किल वहां पे हो रही है किसी नई सरकार के बनने में। तो पहला सवाल जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर कोई संगठन या कोई गुट अगर वो सत्ता पर काबिज होता है तो उसकी पहली कोशिश होती है, उसके प्रमुख नेता सामने आते हैं और वो अपने आप को जनता के सामने पेश करते हैं और सरकार बनाने का दावा करते हैं और सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है। यहां काबुल में तो तालिबान के लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ना तो उनके टॉप लीडर का कहीं पता चल रहा है और ना ही इस बारे में कोई अंदाजा लग पा रहा कि सरकार बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो पहला संकट ये है। दूसरा संकट यह कि दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान की सड़कों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर सामने आई हैं और ऐसे ही प्रदर्शन में कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। तीसरा, पंजशीर घाटी का जो सवाल है वो अपने आप में एक अबुझ पहेली की तरीके से बना हुआ है। जब 1996 से लेकर 2001 तक वहां तालिबान की सरकार थी, उस वक्त भी जो है पंजशीर की घाटी में तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया था। और अब जो पंजशीर घाटी में जो अहमद मसूद शाह के बेटे हैं, उनका एक राइटअप आया है वॉशिंगटन पोस्ट में, जहां पे उन्होंने एक तरीके से कहा है कि इसी समय का उन्हें इंतजार था। उन्होंने असलहा तमाम चीजें इकट्ठा कर ली हैं और दुनिया से उन्होंने मदद मांगी है, यानी वो आसानी से सरेंडर करने के मूड में नहीं है। अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो एक नई तस्वीर उभरती है। तस्वीर यह उभरती कि जितनी आसानी से काबुल पर तालिबान ने कब्जा करने की बात कही, जितनी आसानी से अमेरिका के हटने के बाद वहां सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, वैसा अब फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या एक आशंका बलवती हो रही है, वो ये कि क्या आने वाले कुछ दिनों में वहां पे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, खून खराबे की स्थिति पैदा हो सकती है, या कुछ और कारण है इसके पीछे जितनी आसानी से सरकार नहीं बन पा रही। क्योंकि एक खबर और भी आ रही है जो बहुत तकलीफ दे। वो खबर इस बात को लेकर ये है कि जो रॉयटर, एएफपी एंड ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि दरअसल तालिबान के जो इस वक्त सबसे बड़े नेता है बैतुल्ला सिंजादा, वो फिलहाल पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त में है या कस्टडी में है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, सिर्फ एक आशंका जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक डिबेट में था और वहां भी एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका भी कहना था किस तरीके की अटकलें उन्होंने भी सुनी है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन उनके पास नहीं है। लेकिन जो तीन बड़े नेता है, बैतुल्ला साहब, साथ ही साथ सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, याकूब उमर और बारदर, अभी ये पर्दे के सामने नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये बड़ा गूढ़ सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ लंदन से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं शिवकांत जी, जो बीबीसी हिंदी के लंबे समय तक संपादक रहे हैं। वो इस वक्त लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी जी हैं, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनीता पांडे जी हैं। विनीता पांडे जी एशियन एज की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस की कॉरेस्पॉन्डेंट है, अफगानिस्तान पे काफी बारीक नजर है। और हमारे साथ सीधे इस्लामाबाद से उमर अल्ताफ साहब भी जुड़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवकांत जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल ये है कि जो जितनी आसानी से फिलहाल तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उतनी आसानी से सरकार क्यों बनती नजर? क्या जो मेरी आशंका है, जो मैंने सवाल खड़े किए हैं, क्या उनमें आपको दम नजर आता है या आपको लगता है कि यह महज एक ख्याली पुलाव है? देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान कोई प्रशिक्षित सेना नहीं है। वो उनके जो है अलग अलग गुट हैं और उनको लड़ने का प्रशिक्षण मिला है। सेना में बाकी जो सारे प्रशिक्षण होते हैं वो उनको नहीं मिला है। तो वो सारे जो है, एक तो ये है उन सबकी राय आनी चाहिए, वो राय कैसे आएगी। दूसरी बात ये है कि तालिबान पिछले 20 साल से या तो भूमिगत था या पाकिस्तान में कुछ लोग जेलों में थे, कुछ कहीं थे, कुछ कहीं थे, कुछ को गुआंतानामो भी ले जाया गया था। तो इसलिए जो लीडरशिप है वो बिखरी हुई थी।
हम्म, अब उस लीडरशिप में ये बात सही है कि मुल्ला उमर की जगह ताजपोशी हैबतुल्ला अखुंज़ादा की हुई, हम्म, लेकिन अखुंज़ादा तब से लेकर अब तक जब से ताजपोशी हुई है कभी कैमरे के सामने नहीं आए, और उसकी एक वजह थी कि उनको ये हम्म, खतरा था कि कब ड्रोन हमला हो जाए और कब मारे जाएं, क्योंकि दो हम्म, तीन नेता इस तरह से मारे गए थे। हम्म, और पाकिस्तान में भी मेरा ये मानना है कि जो लोग जेलों में रखे गए, मुल्ला उमर भी जो है वो अस्पताल जो है वो सेना का अस्पताल था जिसमें मरे थे। बरादर जो है वो 6-7 साल जेल में रहे, और अखुंज़ादा के बारे में अटकलें हैं कि शायद वो जेल में हैं या कस्टडी में हैं। हम्म, तो इन लोगों का कस्टडी में रखने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि इनको पूरी सुरक्षा मिले, क्योंकि बाहर रहते हैं तो कहीं न कहीं अमरीकी कोई सीआईए या ऐसे कोई इस तरह की एजेंसी कोई कहीं टोह लगाकर मार न दे, हम्म, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए ये मुझे लगता है सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे-पीछे, पर्दे के पीछे ये मतलब आपस में बहस भी चल रही होगी कि इन चारों हस्तियों में से, क्योंकि मुल्ला याकूब जो हैं वो मुल्ला उमर के बेटे हैं। उन्होंने जी, जो तालिबान है उनको इकट्ठा करके उसको जंग के मैदान में जो नेतृत्व दिया है वो उन्होंने दिया। हम्म, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके कनेक्शन हैं, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला ये गुट था, तो इसलिए उनकी धाक है, इसलिए वो उपनेता माने जाते हैं। हम्म, अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो दोहा में भेज दिए गए और 2 साल से दुनिया उनको देख रही है, तो इसलिए उनका एक पॉलिटिकल वो बन गया है। हम्म, तो वो भी चाहते हैं कि वो कुछ न कुछ बने या सरबराह बने कम से कम सरकार के, और कम ज़्यादा क्योंकि वो चीफ हैं, तो इसलिए पहले भी सरकार जब बनी थी तो मुल्ला उमर चीफ नहीं बने थे, तो शायद वो चीफ नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि सरकार बनेगी, उसमें कौन क्या बनेगा इसके पीछे कुछ पाकिस्तान की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से ये कोशिशें भी चल रही हैं कि भाई आपके पास गद्दी आ गई है, लेकिन आप चाहे दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, ये जो बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं, ताजिक जो है वो देखें, अगर मतलब आप ब्रेकअप देखें अफ़गानिस्तान का, तो हम्म, बहुमत किसी समुदाय का नहीं है। हम्म, वहाँ पठान 35 से 40% हैं, ताजिक जो है वो 28 29% माने जाते हैं, दूसरा सबसे बड़ा ताजिक। जी, हम्म, तीसरा सबसे बड़ा जो समुदाय है वो हज़ारा है, वो हम्म, 20 या 22% के आसपास है, हम्म, और चौथा सबसे बड़ा गुट जो है वो ताजिक माना जाता है, और उसके बाद और बहुत से छिटपुट जो है वो आपको 10-15 इस तरह के समुदाय वहाँ मिल जाएंगे। तो इनमें से कम और सबका नहीं तो कम से कम उज़्बेक और हज़ारा, हम्म, इनके आप सरदारों को या कुछ नेताओं को शामिल करें, और जो पिछली सरकार थी उसके भी किसी एक दो नेता को शामिल कर लें, ताकि दुनिया को ये लगे कि जी। ये आपकी जो है रिप्रेजेंटेटिव सरकार है। तो ये कोशिश चल रही है। अब तालिबान इसको कहाँ मानेगा, किस रूप में मानेगा, बहुत सी बैठकें चल रही हैं। ये सब कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे हो रही हैं। बट शिवकांत जी, बाकी के अपने गेस्ट के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इनमें से जो चार बड़े नेताओं में किसी को तो सामने आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से लॉलेसनेस है। एक तरफ से ये आती है कि वो अपने मॉडरेट फेसेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें आती कि उन्होंने लोगों को आम माफी दे रखी, दूसरी तरफ ये है कि घरों में घुसकर लोगों की पहचान की जा रही है। तो अगर कोई सेंट्रल फिगर अगर काबुल के अंदर बैठा है और लोगों के सामने आकर कोई बात कहता है तो उसका एक बहुत फर्क पड़ता है। कोई टॉप के लीडर्स दिखाई ही नहीं पड़ रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपकी सरकार है, अमेरिका वहां से जा चुका है, आपको डर किस बात का, खतरा किस बात को लेकर? ये तो सामने आने से क्यों, अगर अभी सामने आने से डर रहे हैं तो बाद में सरकार कैसे चलाएंगे? देखिए, सामने आने की बात तो ये है कि उनको सामने आकर के अगर दुनिया में अपनी जो है अपना रसूख बनाना है, तो उनको कुछ बड़ी-बड़ी बातें करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने वो जो संवाददाता सम्मेलन था उसमें सुनी। हम्म, बड़ी-बड़ी बातें अगर वो करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर उनके जो तालिबान लड़ाकू हैं, जिन्होंने मतलब 20 साल कम नहीं होते, पूरी की पूरी पीढ़ी जो है उसमें खत्म हो गई है। जी, तो उन्होंने रात-दिन करके ये जंग उनके लिए जीती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि उनकी बात माने। ये लोग तो वो हैं जो जिनको उस तरह से तनख्वाह नहीं मिलती, ये भाड़े पे लड़ते हैं और जो है इनाम की और उसकी जो है उम्मीद में लड़ते हैं। तो अब ये मौका आया है, सरकार बनी है, तो वो अपनी चलाएँगे। दूसरी बात ये है कि ऐसा पहले भी नहीं होता था
कि मुल्ला उमर ने कुछ कह दिया और वो पता चला कि पूरे अफगानिस्तान में हर तालिबान उसको मानता है। तो थोड़ी छोटी-मोटी इस तरह की घटनाएँ तो आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी कि कभी किसी जी। ने किसी महिला को पीट दिया, कभी कोई किसी घर में घुस गया, कभी किसी का कत्ल हो गया, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। ये तो तालिबान का बेसिकली स्वभाव का अंग है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।